गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मिश्रा सर की क्लास में आपका स्वागत है। मिश्रा सर की क्लास में मैं उमेश सर आज आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने कुछ कंटेंट को लेके। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो फिर इसे लाइक करें और मुझे बताएं कि मेरा क्लास कैसा है। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आगे जो है ये फॉरवर्ड होगा और आगे जो मैं और प्रयास करूँगा आपको और कंटेंट लेके आने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि जीके जीएस आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, है क्या? आप इसके बारे में जानते हैं कि आप प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती है। सबसे फर्स्ट अगर हम आते हैं तो आप जीके एंड जीएस ये जो दो चीज़ आप पढ़ते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि इसके बीच में मूल जो इस जीके और जीएस में समानता या असमानता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, मोस्ट डिफरेंस जो है। क्योंकि जीके जीएस ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ जीके जीएस में अंतर क्या है। जैसे जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जीएस यानी कि जनरल स्टडी। मेन जो जीके है, जीके यानी कि कोई भी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उसके जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, वो जीके के अंतर्गत आते हैं। और जो जीएस होता है, जीएस के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि किसी भी टॉपिक को का जो विस्तार रूप होता है, जो विस्तृत रूप होता है, वो जीएस के अंतर्गत आता है। उसमें हम बहुत गहराई तक जाते हैं, बहुत गहराई तक अध्ययन करते हैं, विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करते हैं। जबकि जीके में हम मेन पॉइंट का ही अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही आप सीए यानी कि करंट अफेयर पढ़ते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को लेके हम आपके सामने अपनी बातों को रखें और अगर आपको ये पसंद आएगा तो फिर आप इसको देखते रहिए, ठीक है। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करना चाहते हैं वो टोटल जो सारे सब्जेक्ट हैं उसमें से भूगोल जो एक सब्जेक्ट है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, सभी पढ़ते हैं। काफ़ी फेमस सब्जेक्ट है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी यूजफुल है, हर फील्ड में इसका उपयोगिता है। और जितने भी कंपटीशन हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो हम आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी यानी कि भूगोल। सबसे पहले भूगोल है क्या चीज़? भूगोल ज़्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं बहुत विस्तृत रूप में, वो भूगोल यानी कि भूमिगोल नहीं है, ठीक है। भूगोल का मतलब क्या होता है? यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन, संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन, जो हमारे चारों तरफ है, वातावरण है, पर्यावरण है, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो हम भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आप इसको जो है अगर हम मेन रूप से देखते हैं तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड में जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रह्मांड पे। दोस्तों, अब देखेंगे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा पाई जाती हैं। करीब जहाँ तक निष्कर्ष निकला है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 आकाश गंगाएं, 10,000 आकाश गंगा पाई जाती है। आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी पाई जाती है। हर गैलेक्सी में लगभग 1 लाख तारे पाए जाते हैं। हर गैलेक्सी में 1 लाख तारे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना अनंत है। 10,000 आकाश गंगाएं, हर आकाश गंगा में 1 लाख तारे। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम
यानी कि जिस आकाशगंगा में हमारा पृथ्वी, हमारा सौरमंडल स्थित है। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इसी को एरावत पथ भी बोलते हैं, एरावत पथ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हम आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, ये हमारी आकाशगंगा है, यानी कि जहाँ पे हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल स्थित है। हम इसको पहले के समय में ये कहा जाता था कि जो हमारा जो सूर्य है, हमारी जो पृथ्वी है, या जितने भी ग्रह उपग्रह सभी हैं, वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमारी जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और सूर्य चारों तरफ घूमता है। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है या आधुनिक विचारधारा है, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारी जो पृथ्वी है वह केंद्र में ना होके हमारा सूर्य जो है वो केंद्र में है और हमारी पृथ्वी जो है वह उसका चक्कर लगाती है। मान लीजिए ये हमारा आकाशगंगा यानी कि दुग्ध मेखला है। ये हमारी जो आकाशगंगा है, हमारा जो सौरमंडल है वो स्वयं इसके एक छोर पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा के एक छोर पर हमारा सौरमंडल स्थित है। इसकी और हमारा जो सौरमंडल है उसका केंद्र एक तारा यानी कि सूर्य है। हर सौरमंडल का केंद्र उसका सूर्य होता है, यानी कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, और उसके केंद्र, उसी के चारों तरफ जो ग्रह हैं उसके और उपग्रह हैं वो सभी उसका चक्कर लगाते रहते हैं। और इस आकाशगंगा के एक छोर पर हमारा सूर्य है, इसके साथ साथ अब सोच लीजिए कि ये हमारी जो आकाशगंगा है इसमें लगभग 10 लाख तारे होंगे। 10 लाख तारे यानी कि 10 लाख सूर्य, उनका अपना एक सौर परिवार। आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये यूनिट है। अभी ये सिर्फ एक आकाशगंगा की बात हो रही है, ऐसे 10,000 आकाशगंगाएं लगभग हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं। अब यह जो हमारा सौरमंडल है ये इसके छोर पर स्थित है और यहाँ पे ये केंद्र में अगर हमारा सूर्य है तो इसके चारों तरफ जो है हमारे जो ग्रह हैं, यानी कि पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी ग्रह और उनके उपग्रह सभी इसका चक्कर लगाते हैं। और यह स्वयं यानी कि हमारा जो सौरमंडल है, यह सौरमंडल इस आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। और इस तरह के तरीके से जब ये चक्कर अपना पूर्ण करती है तो अपना एक जीवन पूरा करती है। अब इसको अगर हम विस्तार पूर्वक देखें तो जो हमारे आकाशगंगा में जो हमारा सौरमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, सूर्य इसके सेंटर में है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे पहले कि जो हमारा सौरमंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह हैं। पहले हमारे यहाँ जो मान्यता थी 9 ग्रह की, 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट था। लेकिन चूँकि जो ग्रह का बाद में जो विचारधारा आई कि ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह किसे कहते हैं इस आधार पे जो उसकी परिभाषा दी गई, उसमें यह परिभाषा आई कि कोई भी ग्रह अगर दूसरे ग्रह के कक्षा को काट रहा है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने के लिए अगर ये ग्रह अपनी एक कक्षा बनाई हुई है, ठीक है, तो अगर दूसरा ग्रह सेम ऐसे घूम रहा है तो वह ग्रह है। लेकिन अगर एक ग्रह इस कक्षा को काट रहा है, ठीक है, दूसरे ग्रह की कक्षा को, उसके रास्ते को क्रॉस कर रहा है, तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। इस कारण से हमारा जो यम है उस ग्रह को इस श्रेणी से, इस बिरादरी से, ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। इस तरह से टोटल जो है अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह बचे हुए हैं, जिसमें सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी के बाद मंगल,
मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। टोटल 8 ग्रह। यही जो है और यही इनका क्रम है, सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है, जिसमें से जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और जो वरुण ग्रह है वो सूर्य के सबसे दूर है। इसी कारण से जो बुध ग्रह है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र ग्रह को माना जाता है हमारे सौरमंडल का। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन का और रात का एक बराबर होता है, लेकिन जो बुध का टेम्परेचर है यह दिन में तो बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। पृथ्वी ग्रह, ये हमारा ग्रह है। पृथ्वी ग्रह, शुक्र और पृथ्वी, इन दोनों ग्रहों को एक दूसरे का जुड़वा प्लेनेट भी बोलते हैं। और शुक्र को साँझ या भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। इसे सुंदरता की देवी भी बोलते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। इसमें सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह हैं तो वो बृहस्पति और शनि के हैं। इन दोनों के 55 से ज़्यादा अभी तक जो ज्ञात जो नासा के द्वारा मान्य हैं, बृहस्पति के लगभग 51 और शनि के लगभग 55 ग्रह हैं। अभी लगातार खोज हो रही है, बहुत सारी किताबों में आप पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा भी पढ़ेंगे, लेकिन नासा ने जो पुष्टि की है उसके अनुसार अभी इतने ग्रह हैं। खैर, अभी जो नए रिसर्च धीरे धीरे आ रहे हैं उसमें 70 से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह अब हैं और सेकंड नंबर पे शनि के ग्रह हैं। हमारा जो पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है मात्र, जिसे हम मून अपना या चंद्रमा बोलते हैं। अब हम इसको ये देखते हैं कि जो ये हमारे ग्रह हैं या हमारे तारे हैं या जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे विस्तार हो रहा है, कैसे फैल रहा है। तो इस पे बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक विचार हैं, बहुत सारे साइंस के थ्योरीज हैं। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी की, बिग बैंग थ्योरी क्या मानता है कि एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा केंद्र, जिसके विस्फोट के फलस्वरूप ये सारे ग्रहों का, उपग्रहों का, सारे आकाशीय पिंडों का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो कि लगातार फैलता जा रहा है। यह क्या मानता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार ऐसे ही फैलता जाएगा और एक दिन फिर से पुनः संकुचित हो जाएगा, बिल्कुल एक रबड़ की लास्टिक की तरह, जो कि फैलाने पे फैलता है और फिर जो है जैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है वो एक पास आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब यह बिग बैंग विस्फोट हुआ तो बहुत सारे वायु गैसों का, बहुत सारे धूल कणों का निर्माण हुआ और इनका जब संघनन हुआ तो इनके संघनन से छोटे छोटे पिंड, ग्रह, उपग्रह, बहुत सारे तारे इत्यादि पिंडों का, आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। अब इसके आगे हम अगर देखें तो हम इस प्रकार से ब्रह्मांड के बाद ग्रह, उपग्रह, तारों का निर्माण देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो अपने पृथ्वी पे, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये हमारी जो पृथ्वी है, पहले इसे कहा जाता था कि यह चपटी है। फिर लगभग अनेक विद्वानों ने इस पे
बहुत सारे खोज किए, बहुत सारा रिसर्च हुआ, फिर कुछ लोगों ने बोला यह गोल है। अंततः जो लेटेस्ट थ्योरी आई, जो इससे प्रूफ हुआ कि हमारी पृथ्वी का एक्चुअली आकार क्या है, तो हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वो ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी चपटी और गोल है, यानी कि इसकी जो आकृति है वो गोलाभ है, बिल्कुल जैसे नाशपाती या सेब का ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वो बराबर होता है। उस तरीके से हमारी पृथ्वी का आकार है। अब हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पे बहुत सारी क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए या जो हमारे तौर तरीके हैं जिनको क्रियान्वित करना था उसके लिए हमने इस पे कई ऐसी रेखाओं का निर्माण किया है जो कि एक्चुअली में है नहीं, वो आभासी हैं, लेकिन उससे चूँकि हमें चीज़ों को जानने में मदद मिलती है, हमें अपने कार्य करने में मदद मिलता है, इसके लिए हमने इस पे बहुत सारी रेखाओं का निर्माण किया है। अगर हम इस पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ कि इस पे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनका हमने निर्माण किया है। अब ये रेखाएं क्या हैं, इनका नाम क्या है? इनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा जो कि खड़ी लाइन है और इसके बाद जो है अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसको, इस पूरी पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 रेखाओं के रूप में बांटा जाता है। 3 रेखाएं जो हैं इसको बांटती हैं, जिससे ये पूरी पृथ्वी बराबर हिस्सों में विभाजित होती है। जो मध्य की रेखा है उसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। ये 0 डिग्री है। ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम नॉर्थ और नीचे के हिस्से को साउथ मानते हैं, ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री के बाद जो है हम जब नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जाते हैं तो 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे उत्तर में जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। उसके बाद 23.5 डिग्री जो साउथ की रेखा है उसको हम 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण, उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो फिर ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ में हो रहा है कि ये जो नॉर्थ है और साउथ है, जो नॉर्थ का, ठीक है, पॉइंट है और साउथ का पॉइंट है, इसको जो नॉर्थ में हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और साउथ का जो पॉइंट है लास्ट, इसको जो हम इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब एक चीज़ आप अक्सर करके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे हमारे क्लास में क्वेश्चन भी हमसे पूछते हैं कि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसको डिसाइड कैसे करें। कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, बोर्ड है, कॉपी है, जो भी है, तो सबसे पहले जो आप डिसाइड करेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, नॉर्थ है। नीचे का हिस्सा जो है वो साउथ है।
जो आपके राइट का जो हिस्सा है वो होता है ईस्ट, और जो आपके लेफ़्ट का है वो होता है वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिसाइड करते हैं। इस तरीके से हमारी पृथ्वी का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसको आप लोग हमें कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सर हम ईस्ट कैसे डिसाइड करें, वेस्ट कैसे डिसाइड करें, नॉर्थ साउथ कैसे डिसाइड करें। तो इससे आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये आपको पता चल गया। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम जोन, जो कि आभासी रेखा है, जो टाइम को बांटने के लिए या टाइम दर्शाने के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, इस पे द्वीप, महाद्वीप, देश कौन से हैं, महाद्वीप जो भाग है वो कितना है, जो जलस्थल जो जल का भाग है, जलमंडल है वो कितना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और बाकी कौन सा कंट्री किस साइड किस पोजीशन पे है, हमारा जो भारत है वो किस पोजीशन पे है, हमारा जो सूर्य है उसका जो उसकी जो रोशनी है, जो उसका तापमान है, उसका क्या असर है, जो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है, हमारा जो तापमान है उस कैसे डिसाइड होता है, उस पर किन चीज़ों का असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, और इसके बाद हमें बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।